DNA न्यूज नाशिक, शोध सत्याचा. सध्या निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय. प्रत्येक उमेदवाराकडून आपापल्या पद्धतीने प्रचार आणि सभांचं आयोजन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी नाशिकमध्ये माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली आहे. लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस और उनके साथियों ने कुछ नैरेटिव चलाया था और उसने हमारे भोले भाले एसटी एससी कम्युनिटी के ओबीसी बौद्ध समाज के लोगों को गुमराह किया था, जिससे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ मिला है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिला है. क्योंकि वो झूठ था इसलिए वो ज्यादा चला नहीं है. नॉर्थ महाराष्ट्र सब में मैंने देखा है अब कांग्रेस का कहीं भी कोई राजनीतिक स्थान नहीं है. तो 3 दिन पहले राहुल गांधी नागपुर आए और एक संविधान का नकली किताब दिखा करके फिर से गुमराह करने का कोशिश किया. उसका भंडाफोड़ हो गया, पर्दाफाश हो गया और उसका चला नहीं है. मैं इस विषय को लेकर के कई जगह कई लोगों से बातचीत किया. कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है. आज के दिन पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को ही विश्वास करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में मैं लगभग 35-40 साल से मैं आ रहा हूं, लेकिन 2014 के बाद जो काम मैंने देखा है उतना काम पहले कभी नहीं देखा. ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है. सवाल ये है कि किसके समय कितना काम हुआ है. अब नागपुर से मुंबई जाने के लिए जो एक्सप्रेस हाईवे समृद्ध महामार्ग जो बनाया, ऐसा नेशनल हाईवे किसी और प्रदेश में दिखाई नहीं दिया. मुंबई के अंदर में आज से 15 साल 20 साल पहले एयरपोर्ट से नारीमान पॉइंट जाने के 2 घंटे 3 घंटे लगते थे. जब से बीजेपी लेड सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 2014 में, तब से लेकर के अभी तक मुंबई के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हाईवेज, सी लिंक्स, ब्रिजेस और कई स्कीम्स जो आप खुद दिखाई दे रहे हैं, वो आज लगता है मुंबई में जाकर कि ये भारत का आर्थिक राजधानी है. नहीं तो मैं सोचता था मुंबई आर्थिक राजधानी है बोलते हैं, फिल्मों का दुनिया वहां अपना काम करते हैं, सारा फाइनेंशियल सेंटर है. इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल था मुंबई में. आज मुंबई भी बदल रहा है, पूरा महाराष्ट्र बदल गई है और पूरा देश आज बदल चुके हैं. मैं जहां से आता हूं, एक बॉर्डर एरिया है मेरे प्रदेश, वहां तो कम से कम 7 दिन 8 दिन पैदल चलना पड़ता था बॉर्डर एरिया जाने के लिए. हमारे सिपाहियों को 20-25 केजी सामान लाद करके पीठ में चलना पड़ता था और चाइना वहां से नेशनल हाईवे बना करके तुरंत आते थे. आज बराबर टक्कर दे रहा है. चाइना जितना रास्ता बना रहा है, हम भी उतना रास्ता बना रहे हैं. मोदी जी का कमाल ये है कि आज हमारे फौजियों के मन में इतना उत्साह है और बॉर्डर एरिया में बैठने वाले गर्व महसूस करता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं. 50-60 साल तक तड़पा के रखा था कांग्रेस वालों ने. 1962 में ह्यूमिलेशन किया, लड़ाई हुआ, हमारा 16,000 से भी ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए थे. कितना कुर्बानियां दिया था, किसी ने सोचा नहीं. आज पूरा देश का ताकत स्वरूप पूरा बदल चुके हैं. यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के भी जो छोटे छोटे विषय को मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को एक संपन्न प्रदेश के रूप में और मुंबई को आर्थिक राजधानी बोलते हैं, आम लोगों को डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलता नहीं था. तो अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ के सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अभी अजित पवार भी हमारे साथ जुड़े हैं. इस सरकार ने
एक बहनों के लिए, महिलाओं के लिए योजना चलाई, लाडली बहन योजना करके। मैं ताजुब रह गया। मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले सारा महिला ये कहते हैं, अब लगता है कि सरकार हमारे हैं, सीधा सीधा हमारे जेब में, हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। तो देश तरक्की कर रहा है, गरीबों के जेब में भी पैसा जा रहा है। इतना संवेदनशील ये सारे चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये आम आदमी का दिल में छू गया है, दिमाग में बैठ गया है। और हमारा जो पहचान है, भारत देश का जो पहचान है, विश्व भर में आज बहुत बड़ा नाम है। मैं अभी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट में गए, प्रधानमंत्री जी के बिहाफ से मैंने वहां प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री जी रशिया गए हुए थे ब्रिक्स में, तो मैंने देश का नेतृत्व किया। पूरे जितने देश आए सबका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का राजा किंग चार्ल्स, सब लोग वहां 4 दिन का वो समिट था। और वहां मोदी जी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन मोदी जी का चर्चा, मोदी जी का काम और मोदी जी का व्यक्तित्व का चर्चा पूरा 4 दिनों के उस समारोह में लगातार चलते रहा। तो मैं सिर्फ क्या, मैं मंत्री हूं, लेकिन वो मंत्री को छोड़ दीजिए, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हर एक भारतीय को गर्व होगा जब हमारा देश का नाम होता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री को लोग इस नजर से इज्जत देते हैं। और प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से नेता के रूप में देखते हैं सब लोग, क्योंकि मोदी जी का काम को लेकर के सब लोग ने सराहना किया। ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं। हम सिर्फ सपने देखते थे कि एक दिन हमारा देश भी विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। हमारा सपना था बचपन से। हमने 155 देशों का भ्रमण किया। मेरे जैसे दुनिया में घूमने वाला कोई भारतीय नहीं है। मैंने 1980 से 155 देश देखा मंत्री बनने से पहले। तब हम देखते थे भारतीयों को, भारत को किस नजर से लोग देखते थे। आज हम विश्व में कहीं भी जाते हैं तो लोग बहुत इज्जत से हमको बीच कुर्सी में बिठाते हैं और सब लोग बात करना चाहते हैं, ये भारत का प्रतिनिधि है, भारतीय है करके, और सब लोग भारत आना चाहते हैं। ये जो माहौल बना है, इसको लेकर के पूरे देश एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। महाराष्ट्र हमारा देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, इसको हम बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। किसी भी राज्य में, मेरे राज्य में मोदी जी आने से कोई भी नेता आते हैं, देश के सब लोग हम वेलकम करते हैं। उसी प्रकार से हम पूरा देश को एकजुट होकर के हम एक साथ काम करना चाहते हैं। तो इसको हम ये नेता यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे इस रूप से हम नहीं देखते हैं। और ये महत्वपूर्ण हमारा प्रदेश है महाराष्ट्र, इसको अगर कोई इस राज्य को बर्बाद करने का कोशिश करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री क्या चुप बैठेंगे क्या? हम जैसे लोग इस देश को अभी सेवा दे रहे हैं, एक सीनियर मिनिस्टर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलायंस मजबूती से सरकार बनेंगे तो महाराष्ट्र के लिए और ज्यादा काम होगा, इसलिए हम काम कर रहे हैं। महायुति सरकार में अगला सीएम का रूप किसमें देखते हैं? अब हो गया तो आपने सवाल पूछा ना। अभी मैं यहाँ से सीएम को घोषणा करने के लिए मैं नहीं आया हूँ ना, बताइए कोई है? नहीं तो मेरा ख्याल से सब आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र का विकास बात कर रहे हैं, लेकिन अभी राउत साहब, संजय राउत साहब बोले कि 30,000 कोटी का जो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट है वो गुजरात में लेंगे मोदी। उसको आप, वो जो जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं उसको आप सीरियसली लेते हैं क्या? हम लोग तो पार्लियामेंट में सीरियसली लेते ही नहीं है, अनाप शनाप बात करते रहते हैं। ऐसा उसका जवाब देना भी ठीक नहीं। सर, अभी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जितनी भी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो गुजरात जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अब बार बार इन्होंने भी ये कहा। देखिए, हर राज्य को नैरेटिव चलाने से क्या होता है, सच्चाई पे चलना होगा। आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रहे हैं। हर राज्य को विकसित होना है, हर राज्य को आगे बढ़ना है। कि अभी हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा हाइडल, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है, तो महाराष्ट्र के लोग भी खुश होंगे ना। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र में अगर हमारा एरोनॉटिक लिमिटेड्स का
एयरक्राफ्ट का ये पार्ट्स बना रहे हैं, महाराष्ट्र में अगर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं तो हम खुश होंगे ना, हमारा देश का हिस्सा है। इसमें ये प्रदेश वो प्रदेश करके मत देखिए। जहर डालने का जो भी काम करेंगे उसको आप लोग सीधा नकार देना चाहिए। हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए कहीं भी विकसित हो। अब मुंबई हमारा देश का आर्थिक राजधानी है, तो क्या हम उसमें गर्व महसूस नहीं होते हैं? क्या होते हैं ना? ऐसे ही। सर, नासिक में मोदी जी ने और आज मुंबई में अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे जी को एक चुनौती दी है कि वो राहुल जी के जबान से स्वतंत्र वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ तो भी अच्छा निकाले। क्या आपको लगता है अब ये इस तरह की चुनौती देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, चुनौती क्या, जो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया वो हमारा नेता है। शिवसेना का जो असली विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी का जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं है। तो एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उसी ओरिजिनल विचारधारा में चले हैं। अब उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है उसको देख करके मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ वो बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, केरला में वो मुस्लिम लीग का साथ अलायंस है, दिल्ली में ऐसे लोगों का साथ काम करते हैं जो बाला साहब को गाली देते हैं। इसलिए जब राहुल गांधी ने स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर को जो गाली दिया, अब सोच के देखिए, महाराष्ट्र के अंदर में तो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कितना खराब से गाली दिया। और 2004 में मैं तो सांसद थे, यूपीए सरकार बनते ही उनके मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर पोर्ट ब्लेयर अंडमान, जो अभी नाम बदल चुके हैं, अंडमान में जाकर के सबसे पहले वीर सावरकर का जो तस्वीर है उसको उखाड़ के नीचे उतार दिया। आपका खून गर्म नहीं होते है क्या ऐसे में? और उसको साथ दे रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। ये सारा चीज अगर काश पूरा महाराष्ट्र की जनता समझते, एक एमएलए सीट मिलना नहीं चाहिए इन लोगों को। ये तो आपका गर्व की बात है महाराष्ट्र का। सर, सावरकर जी का नाम निकला है तो उन्हें भारत रत्न देने की मांग नासिक से है, क्योंकि वो नासिक से है। नहीं, मैंने जैसे कहा ना, कई घोषणा होते हैं वो नेतृत्व लेवल में वो समय पे होता है। ये किसको सीएम बनाना, किसको पुरस्कार देना, मैं यहाँ से ये घोषणा करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये प्रेस वार्ता में ये सब बातें मैं करूँगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव में संविधान बदल देंगे ऐसा नैरेटिव सेट हो चुका था, उसका खौफ इस विधानसभा में भी दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के जो नेता है, मंत्री है, वो हर भाषण में संविधान के बारे में ही ज्यादातर के बातें करते हैं। तो वो खौफ अभी भी है क्या? खौफ का सवाल नहीं है, वो बरगलाया गया है। तो मैं इसलिए थोड़ा पहले आपको बताया, अभी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस फिर से मनाने वाले हैं। आपसे पूछ लीजिए कांग्रेस वालों को कि संविधान तो 1949 26 नवंबर को एडॉप्ट हो गया था, उनको याद नहीं आया संविधान दिवस? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। अब हम 75 वर्ष पूरा हो जाएंगे इस बार, और 75 वर्ष के इस वर्षगांठ में हम किताब भी निकालने वाले हैं संविधान को लेकर के। संविधान कैसे बने, कौन लोग थे वो आरक्षण का विरोध करने वाला, वो हम नहीं कह रहे। आरक्षण का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में विरोध किया खड़ा करके। अब ये डॉक्यूमेंट है, हम तो उस समय तो पैदा भी नहीं हुए थे। अब ये सब जनता के बीच में जाएंगे, पछताएंगे कांग्रेस। संविधान का नाम लेकर के उन्होंने कुछ वोट बटारे, आज तो पूरा उसका पोल खोल गया। तो हम ये संविधान दिवस के दिन में भी हम इसको साल भर चलाने का हमने उसी दिन से शुरू करने का निर्णय किया है। तो देश भर में तो मोदी जी ने संविधान दिवस तो बात प्रधानमंत्री बनने का ये तो बताएंगे। अब मैं हर एक विषय को बात करेंगे तो आपके पास सुनने की क्षमता है तो मैं 5 घंटा बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन जो है पूरा जो भी आ रहे हैं, सब लीडर्स आ रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। तो पिछले लोकसभा में इन्होंने जो गलत नैरेटिव खड़ा किया उसको क्लैरिफाई नहीं करने से तो फिर ठीक बात नहीं ना, क्लैरिफाई करना चाहिए।
नहीं तो आप सोचते हैं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रदेश है और देश का भविष्य में महाराष्ट्र नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये लोकल खाना पीना में रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देश को आगे बढ़ाने में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान होगा, तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पार्लियामेंट्री का विंटर सेशन है 25 नवंबर 25 से कैसा होगा, क्या होगा? नहीं, मैंने कल मुंबई में बताया कि पहली बार पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का भाषण को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया। कभी ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त प्रधानमंत्री सबसे आखिरी बोलना होता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का रूल है। मैंने ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष से भी मैंने बात किया, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी फ्लोर लीडर से मैंने बात किया कि शांति से पार्लियामेंट चलना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बाकी बहस डिबेट तो होना ही है। बिना डिबेट का कोई भी चीज तो पास होता नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बनाया इसलिए कि मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री को ही बोलने नहीं दिया, तो हमने अभी कहा सीधा सीधा कि आप बार बार अगर ऐसे करोगे तो फिर हम भी बहुत कड़ी कदम हमको उठाना पड़ेगा और इनके वजह से पार्लियामेंट को हम बंद नहीं रख सकते हैं। देश के लोगों ने हमको देश सेवा करने का निर्देश दिया है, देश का जनादेश है, उसके मुताबिक हमको देश के लिए काम करना है। अगर बाधा डालेंगे, पार्लियामेंट बंद करने का कोशिश करेंगे तो इससे कोई उनका सक्सेस नहीं होगा, हम ऐसे होने नहीं देंगे। हमने काफी टॉलरेट किया पिछली सदन जो बजट सेशन के समय में। आगे जो सत्र होगा हम शांतिपूर्वक बहुत ही सार्थक पार्लियामेंट में हम बहस चाहते हैं, लेकिन अगर बहस नहीं चाहते, सिर्फ कुएं में कूद करके नारा लगाते रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो हम बहुत अच्छी तरह से हम अपील कर रहे हैं। देखिए अभी सेशन आने वाले हैं। माजी केंद्रीय मंत्री भारती पवार सह प्रमुख प्रवक्ता अजित चव्हाण, प्रदेश प्रवक्ते गोविंद बोरसे, प्रशांत जाधव, महानगर उपाध्यक्ष पवन भगुरकर, प्रसिद्धी प्रमुख राहुल कुलकर्णी, उत्तर महाराष्ट्र माध्यम विभाग प्रमुख गोविंद बोरसे यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, डीएनए नाशिक न्यूज, नाशिक।